अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अगर आप उस्ताद हैं या बनने जा रहे हैं तो आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हर क्लासरूम ना एक छोटी सी दुनिया की तरह होता है। तो आज हम उसी दुनिया को समझने निकले हैं। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन उस्ताद बनने का राज क्या है, और वो राज है ये समझना कि हर बच्चा, हर एक स्टूडेंट दूसरे से अलग क्यों है और कैसे है। कभी सोचा है कि एक ही टीचिंग मेथड, एक ही तरीका इतने सारे बच्चों के लिए नाकाम क्यों हो जाता है? ये वो सवाल है जो हर टीचर, हर वालिद या वालदा और ख़ास तौर पर बीएड के हर स्टूडेंट के जहन में आता है। आखिर ऐसा क्यों है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ना एक बहुत अहम आइडिया में छुपा हुआ है, जिसे हम कहते हैं पेडागोजी। अब ये कोई बहुत भारी भरकम या मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, सीधी सी बात है। ये पढ़ाने का फ़न भी है और साइंस भी। मतलब ये सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, बल्कि ये वो कैसे है, वो तरीका है जिससे हम पढ़ाते हैं ताकि हर बच्चे के दिल और दिमाग तक बात पहुंचे और वो सच में कुछ सीखे। तो देखें, पाकिस्तान में ना अब एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। हम पढ़ाने के उस पुराने तरीके से दूर जा रहे हैं जहां बस टीचर बोलता था और बच्चे सुनते थे। अब हम एक नए और सच पूछें तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है स्टूडेंट पर फोकस करने वाला तरीका। मतलब अब बच्चे सिर्फ खामोश सामे नहीं हैं, बल्कि वो सीखने के अमल का एक एक्टिव हिस्सा हैं। वो खुद करके सीखते हैं। चलें, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हर बच्चा अलग क्यों है। फिर हम देखेंगे बच्चों के सोचने के अंदाज में फ़र्क, यानी कॉग्निटिव। इसके बाद जिस्मानी फ़र्क, फिर समाजी फ़र्क, और फिर इन सब को मिलाकर एक सबक कैसे तैयार किया जाए। और आखिर में पाकिस्तान के असल मसाइल और उनके आसान हल पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जहन की, यानी हमारे स्टूडेंट सोचते कैसे हैं। क्योंकि सच तो ये है कि हर बच्चे का दिमाग, उसकी ब्रेन पावर अपने ही एक अलग ख़ास अंदाज में काम करती है। एजुकेशन की ज़बान में इसे कॉग्निटिव डिफरेंसेस कहते हैं। मतलब सोचने, याद रखने, मसले हल करने और नई चीज़ें सीखने के तरीकों में जो कुदरती फ़र्क होता है ना, बस यही है। ये हर बच्चे की अपनी यूनिक ब्रेन पावर की बात है। और ये फ़र्क हमें अपनी क्लासों में हर रोज़, हर लम्हे नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा गिफ्टेड होता है जो नए आइडियाज़ फ़ौरन समझ लेता है। वहीं कोई स्लो लर्नर होता है जिसे थोड़ा ज़्यादा वक्त और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। किसी को डिसलेक्सिया हो सकता है, यानी इसे हरूफ और अल्फाज पढ़ने में मुश्किल पेश आती है। फिर ये भी तो है कि कोई हिसाब में तेज़ है तो कोई कहानियाँ सुनाने में, कोई ड्राइंग में अच्छा है तो कोई म्यूज़िक में। और हाँ, ज़ुबान का फ़र्क। सिंध के देहात का बच्चा पहले सिंधी में सोचेगा, जिसका असर उसके अंग्रेज़ी सीखने पर भी पड़ेगा। तो सवाल ये है कि हम असातिज़ा क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। हम कुछ आसान लेकिन बहुत पावरफुल तरीके अपना सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लास में हर लेवल के बच्चे के लिए अलग अलग वर्कशीट बनाना, या फिर सबक में गाने, ड्राइंग और ग्रुप डिस्कशन को शामिल करना। एक और ज़बरदस्त तकनीक है स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चों को छोटे छोटे इशारे देकर मसले हल करने में मदद करना। और बड़ी क्लासों में पीयर टीचिंग से बेहतर क्या हो सकता है, जहां तेज बच्चे अपने साथियों की मदद करते हैं। अच्छा, तो दिमाग की बात तो हो गई। अब आते हैं जिस्म पर, यानी हमारे फिजिकल चाइल्ड पर। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखने की है कि एक बच्चे की जिस्मानी सेहत का उसके सीखने से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। देखें, जिस्मानी फ़र्क का मतलब है बच्चों के साइज़, ताकत, सेहत, उनकी हवास यानी देखने और सुनने की सलाहियत, और यहाँ तक कि उनकी मूवमेंट स्किल्स में फ़र्क होना। ये सब चीज़ें मिलकर एक बच्चे की सीखने की सलाहियत पर सीधा सीधा असर डालती हैं। और पाकिस्तान में तो इसकी मिसालें हमारे चारों तरफ हैं, जैसे नज़र की कमज़ोरी, ख़ास तौर पर सक्खर जैसे देही इलाकों के स्कूलों में जहाँ रोशनी कम होती है, या फिर ग़िज़ाइयत की कमी। ज़ाहिर है, एक थका हुआ या भूखा जिस्म कैसे सीख सकता है? कुछ बच्चों को पेंसिल पकड़ने और साफ लिखने में भी मुश्किल होती है। और फिर माजूरी भी है, जैसे पोलियो की वजह से चलने फिरने में दुश्वारी। ये सब हमारे क्लासरूम की हकीकतें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल मौजूद है, और वो भी बहुत आसान और कम खर्च। जैसे जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर है उसे आगे बिठा दें, या बड़ी प्रिंट वाली किताबें या ऑडियो लेसन्स इस्तेमाल करें। खेलों में ऐसी तब्दीलियां करें कि हर बच्चा हिस्सा ले सके, जैसे स्टिंग वॉलीबॉल। और हाँ, सेहत और सफाई के बारे में बुनियादी मालूमात देना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, दिमाग और जिस्म के बाद अब बात करते हैं दिल की, यानी हमारे स्टूडेंट्स की समाजी और जज्बाती दुनिया की, उनके पस मंज़र और एहसासात की। तो समाजी फ़र्क से हमारी क्या मुराद है? इसका मतलब है कि बच्चे दूसरों से कैसे मिलते जुलते हैं, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, उनके जज्बात, उनका खुद पर एतमाद और उनकी सकाफ़ती अक़दार क्या हैं। ये सब मिलकर एक बच्चे की शख्सियत बनाते हैं।
اور یہ فرق ہماری کلاسوں کو بہت رنگین بنا دیتے ہیں۔ سوچیں ذرا، ایک بچہ امیر شہری خاندان سے ہے تو دوسرا غریب دیہاتی گھرانے سے۔ کراچی کی ایک ہی کلاس میں سندھی، اردو اور پشتو بولنے والے بچے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ بچے بہت شرمیلے اور خاموش طبع ہوتے ہیں، جبکہ کچھ بہت پر اعتماد اور باتونی۔ اور بعض علاقوں میں لڑکیوں کو شاید زیادہ خاموش رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ سب ہماری کلاس کی ڈائیورسٹی ہے۔ تو اس ماحول کو مینج کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے بھی زبردست اسٹریٹجیز ہیں، جیسے گروپ ورک، جس میں مختلف پس منظر کے بچوں کو ملا کر بٹھائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ان میں ہمدردی پیدا ہو۔ سوشل ایموشنل لرننگ پر کام کریں، یعنی بچوں کو اپنے احساسات کو سمجھنا اور جھگڑوں کو سلجھانا سکھائیں۔ پڑھاتے وقت مقامی کہانیاں اور مثالیں استعمال کریں، جیسے سندھی لوک کہانیاں۔ اور سب سے اہم، شرمیلے بچوں کا اعتماد بڑھائیں، ان کی کوشش کی تعریف کریں اور انہیں لیڈرشپ رولز دیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے دماغ، جسم اور دل تینوں کی بات کر لی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر ایک ہی سبق میں کیسے استعمال کیا جائے؟ ایک ہی لیسن میں اتنے سارے مختلف بچوں کو کیسے پڑھایا جائے؟ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیں کہ یہ گریڈ 5 کی انگلش کی کلاس ہے اور ہمارا مقصد ہے ایک کہانی سے نئے الفاظ سکھانا۔ اب دیکھیں یہاں ہم ڈفرینشیٹڈ طریقہ کیسے استعمال کریں گے۔ جو بچے تھوڑا کمزور ہیں انہیں ہم تصویروں کے ساتھ الفاظ میچ کرنے کی ورک شیٹ دیں گے۔ جو ایوریج بچے ہیں ان سے کہیں گے کہ نئے الفاظ استعمال کر کے جملے بنائیں، اور جو ایڈوانس لرنرز ہیں ان کو چیلنج دیں گے کہ اسی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیا پیراگراف لکھو۔ اور ہاں، سب کے لیے ہم کہانی کو اونچی آواز میں پڑھیں گے، اس کی ایکٹنگ کریں گے تاکہ جسم بھی شامل ہو، اور پھر چھوٹے گروپس میں ڈسکس کریں گے تاکہ سماجی پہلو بھی کور ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، ایک سبق مگر کئی راستے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ طریقہ ہمارے سنگل نیشنل کریکولم یعنی SNC کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ دیکھیں، SNC ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا پڑھانا ہے، یعنی ہمارا سلیبس کیا ہے، لیکن ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس سلیبس کو کیسے پڑھانا ہے تاکہ وہ ہر ایک بچے تک مؤثر طریقے سے پہنچ سکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ باتیں کرنا آسان ہے اور عملی طور پر، خاص طور پر پاکستان میں، چیلنجز بہت بڑے ہیں، لیکن جس طرح چیلنجز حقیقی ہیں اسی طرح ان کے حل بھی حقیقی اور ممکن ہے۔ اور یہ چیلنجز کیا ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، 50-60 یہاں تک کہ 100 بچوں کی بڑی بڑی کلاسیں، ایک ہی کلاس میں کئی زبانیں بولنے والے بچے، وسائل اور مٹیریل کی کمی، اور پھر غربت اور صنفی امتیاز جیسے مسائل الگ ہیں۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ہر استاد اپنی کلاس میں ایک بہت بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مہنگے وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے؟ بچوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، مقامی اور بغیر خرچ والے میٹیریل استعمال کریں، جیسے گنتی سکھانے کے لیے پتھر یا کنکریاں، یا مقامی کہانیاں سنانا۔ روزانہ اپنے بچوں کا مشاہدہ کریں تاکہ ان کی ضرورتوں کو سمجھ سکیں، اور ہر سبق میں مختلف ایکٹیویٹیز کروائیں، کچھ دیکھنے کی، کچھ سننے کی اور کچھ کرنے کی۔ اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا محفوظ اور باعزت ماحول بنائیں جہاں ہر بچہ خوشی سے سیکھ سکے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ جب اساتذہ ان فرقوں کو سمجھ لیتے ہیں، جب وہ صرف سلیبس نہیں بلکہ پورے بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے ذہن کو، اس کے جسم کو اور اس کے دل کو، تو پھر ہر پاکستانی بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی کلاس روم کے اصل چینج میکر آپ ہیں۔ وہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے جو پاکستان کے ہر بچے کے لیے سیکھنے کے عمل کو ایک خوشگوار، منصفانہ اور کامیاب تجربہ بنا سکتی ہے۔ تو آئیے اس تبدیلی کا آغاز آج سے، ابھی سے کرتے ہیں۔